लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया था, एंड का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर स्लाइटली डिले बिकॉज सेटअप नहीं था यहाँ पर, कुछ अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लास्ट क्लास में हम फंक्शंस और लीनियर फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 था, तो उसके कुछ लास्ट टॉपिक्स रह गए, कुछ आखिरी के कुछ थोड़े से टॉपिक्स रह गए। हम उसको अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। आज स्ट्राइक का था कि आज शायद स्ट्राइक होगी, इस वजह से हमारी क्लास स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी, और हमारा फोकस सारा ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे होगा। एक हमारी स्टूडेंट्स आई आई हुई हैं यहाँ पे, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, इसलिए हम थोड़ा आज स्लो पेस के साथ चलेंगे, और जो डिस्कशन आपने करना वो डिस्कशन आप कर सकते हैं। वर्टिकल शिफ्ट, ये स्क्रीन शेयर की है मैंने। वर्टिकल शिफ्ट क्या चीज होती है? देखिए, वर्टिकली अगर हम ग्राफ को, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, मतलब इसके प्रोजेक्टर से कनेक्ट नहीं किया तो कैसे देखोगे तुम? पक्की बात है, कोई मसला नहीं है। आर यू कंफर्टेबल? अब देखो, तुम अपना माइक ऑफ कर दो। किस तरफ से आ रही है? माइक तो ऑफ करो तुम अपना। अच्छा जनाब, देखिए वर्टिकल शिफ्ट का हम ये बताना चाह रहे थे कि सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन है, और वो कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज एक कर्व है फॉर एग्जांपल इस तरह से। इस कर्व को जब आप शिफ्ट करेंगे और आप ये कहते हैं कि इसका मैं वर्टिकल शिफ्ट लग बना अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर्व इस पॉइंट तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है, ये वर्टिकली शिफ्टिंग हुई है। दिस इज द वर्टिकल शिफ्ट। इसी तरह अगर फर्ज करें एक लाइन है ये रही, और मैं इसको उठा के इधर ले जाऊं तो भी ये वर्टिकल शिफ्ट हो रही है, और ऊपर ले जाऊं तो भी ये वर्टिकल शिफ्ट हो रही है। ठीक है,
तो इस तरह की शिफ्टिंग को हम वर्टिकल शिफ्ट कहते हैं। एक और शिफ्टिंग होगी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। मिसाल के तौर पर एक कर्व है आपके पास इस तरह से, ठीक है, और इस कर्व को मैं आगे इस तरह से शिफ्ट कर दूं, यहाँ ले जाओ, ठीक है, और आगे ले जाओ, ठीक है, और आगे ले जाओ, तो ये जो शिफ्टिंग है ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होगी। वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जब हम करते हैं तो उसके इंटरसेप्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ये देखिए हमारे सामने एक लाइन थी, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन थी, ये आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, जो ओरिजिन से पास हो रही है। हमने इसको उठा के मूव हमने इसको उठा के मूव किया। तो जैसे ही हमने इसको मूव किया तो आपके सामने देखिए ये जो लाइन है ऑरेंज, जो आपको नजर आ रही है, कलर्ड लाइन जो है वो 2 यूनिट्स अबव द वाई एक्सिस आपने शिफ्ट किया, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। वर्टिकली बिलो शिफ्ट किया है, बिलो द एक्स एक्सिस शिफ्ट किया है तो एक्स माइनस टू, वर्टिकली और बिलो शिफ्ट किया है तो वर्टिकली एक्स माइनस फोर। तो ये जो टर्म्स हैं, यानी ये जो शिफ्टिंग है, इसको हम इसके इंटरसेप्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली फंक्शन का वो वैल्यू है एक्स की जहाँ एफ ऑफ एक्स जीरो है। इट कैन बी सॉल्व बाय द इक्वेशन वाई को जीरो रखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए देखिए जब पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी करके, ठीक है। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब सपोज करें कि ये लाइन यूं ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ये जब होगी जब नेगेटिव स्लोप होगा, तो ये y एक्सिस पे जिस जगह इंटरसेक्ट कर रही है वहां x क्या होगा? अगर y का कोऑर्डिनेट y है तो x क्या होगा? डेफिनेटली जीरो होगा। इसी तरह यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ x होगा और y इंटरसेप्ट जीरो होगा। सो whenever you try to calculate y intercept, put x is equal to zero for, आप लिखें इस तरह से, for y intercept put x is equal to zero, for x intercept y is equal to zero, ठीक है, सॉरी, पुट y is equal to zero। अब देखिए अगर इस सिचुएशन को हम यहाँ अंडरस्टैंड करें तो ये क्या बनता है? फाइंडिंग द एक्स इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू जीरो प्लग किया आपने, ये देखे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती है? अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। यानी सिंपल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन होगी कि जो इक्वेशन होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो हम ये कहते हैं कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, ठीक है। तो ये अगर फर्ज करें ये A1 2 3 लेट सपोज, तो अगर ये लाइन मैंने यूं ड्रॉ की है तो ये वर्टिकल लाइन होगी, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है? एक्स के पॉइंट पर ना, तो एक्स इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक शिफ्टिंग यूं करता हूँ, ये ओरिजिन है 1 2 3, तो ये लाइन अगर यहाँ से इफ अ लाइन पासेस थ्रू द y इंटरसेप्ट एट 3, पर इसका y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। तो ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो वर्टिकल शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, इसी तरह ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह, द द
slope of both lines always equal. M1 is equal to M2. If two lines are parallel to each other, then the gradient of the slope, gradient of product of gradient always equal to -1. यानी आपको मैं कंडीशन अगर बताऊं तो वो इस तरह से होगी कि देखिए ये लाइन और देखिए ये लाइन और ये लाइन, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक मिनट में जरा प्रोजेक्टर कनेक्ट करवा लूं, ये बड़ा बड़ा यहाँ लगा के देखते हैं। तुम इससे पूछ लो, हो गया, आ रहा है ना, कंफर्टेबल हो, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब ये कहते हैं वर्टिकल लाइन इज अ लाइन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस तो अभी मैंने आपको समझा दिया। हाँ मैं ये बता रहा था कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, तो m1 is equal to m2. If two lines are perpendicular to each other, m1 multiplied by m2 is equal to -1। ये बात तो जाहिर है बिल्कुल वाज़ेह है, हर कोई जानता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि ये कंडीशन अगर हमने अंडरस्टैंड कर ली, तो उसके बाद कहते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन जो परपेंडिकुलर है एक अनदर लाइन के, और वो पासेस हो रही है इस 2 पॉइंट से। चलिए मैं आपके सामने ये रखता हूँ, ठीक है, ये हम क्वेश्चन रखते हैं। अ, ये क्वेश्चन रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है, शेयर कर दूं स्क्रीन। देखिए कंडीशन क्या बन रही है, लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है, सपोज कीजिए, वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू प्लॉट नहीं कर रहे, एक अजम्पशन कर रहे हैं। अजम्पशन करने का की वजह यह ताकि हमारे सामने ना एक इमेजिनेशन जहन में स्केच बन जाए कि हम सपोज ये कहते हैं कि एक लाइन है वो इन पॉइंट से पास हो रही है -2, 6 लेट सपोज, और एक पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है दैट इज 4, 5। ठीक है, इसी चीज को अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू प्लॉट करेंगे तो फिर आप यूं करेंगे कि एक्स में 1, 2, -2, वाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेट सपोज, और -2 और 6 को प्लॉट करेंगे तो पॉइंट ये आएगा। लेकिन हमने इमेजिनेशन की है तो इसकी कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। एक अनदर लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 5। ठीक है, 4, 5 से एक लाइन पास हो रही है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखिए पहला काम तो ये कीजिए कि आपको इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? इस लाइन की इक्वेशन। आपने ये कहा कि यार इक्वेशन इस लाइन की जो भी होगी वो होगी बहरल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब ना मेरे पास m है ना y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो आपने कहा पहले तो मैं काम करता हूँ कि इस स्ट्रेट लाइन की जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसकी कंडीशन m अगर हम अप्लाई करें तो y2 - y1 यानी 5 - 6 डिवाइडेड बाय
4 minus of minus 2, that is equal to minus 1 over 4 plus 2 6। अब आपने कहा m वन एक तरह से माइनस वन ओवर सिक्स आ गया, तो ये चीज हमें लीड करेगी इस जगह कि एम टू बराबर होगा माइनस वन ओवर एम वन के। सबको मालूम है ये बात। तो एम टू स्लोप होगा असल में इस लाइन का, एम टू स्लोप होगा इस लाइन का। तो आपने कहा एम टू बराबर है माइनस वन ओवर सिक्स, एम वन था तो ये एम टू सिक्स के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गई बात। अब एम टू सिक्स के बराबर आ गया, तो आपने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो सिक्स एक्स प्लस बी। प्रॉब्लम यह है कि ये लाइन के लिए मुझे y इंटरसेप्ट जो b चाहिए वो अब कैलकुलेट करने के लिए ये लाइन पास हो रही है किससे, इस पॉइंट फोर कॉमा एफ से। तो y इज इक्वल टू फाइव, सिक्स टाइम्स ऑफ x की जगह फोर प्लस ऑफ b की जगह एज इट इज रहने दिया। तो ये b इज इक्वल टू फाइव माइनस ट्वेंटी फोर, दैट इज इक्वल टू नाइनटीन। तो माइनस नाइनटीन बी वाई इंटरसेप्ट आ गया। तो y इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइनटीन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस परपेंडिकुलर लाइन की जो कि दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट फोर कॉमा फाइव से पास हो रही है। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजिंग अ स्कैटर प्लॉट टू इन्वेस्टिगेट द क्रिकेट चिप्स। ये कहते हैं कि स्कैटर प्लॉट क्या चीज होती है। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊं इस तरह से, और इस पर एक सिचुएशन लूं लाइक 1990, 91, स्क्रीन नहीं आ रही। 91, 92, 93, और मैं यहाँ कहूँ कि 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन, लेट सपोज। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ ये रेवेन्यू है और ये टाइम है। तो अब हम टाइम वर्सेस रेवेन्यू का प्लॉट करें, अगर टाइम वर्सेस रेवेन्यू का, ठीक है, तो एक टेबल हमें दे दिया जाए, ये कहे टाइम और रेवेन्यू। तो वो कहता है 1919 का 90 का रेवेन्यू है 5 मिलियन, बिलियन, मिलियन, वॉट एवर। 91 का रेवेन्यू है 10 बिलियन। ठीक है, 92 का रेवेन्यू है 40 बिलियन, और 1993 का रेवेन्यू है 5 बिलियन दोबारा, लेट सपोज। अब इन पॉइंट्स को मैंने कम पॉइंट नहीं है इसलिए कि ज़ाहिर है कैलकुलेशन फिर बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो 1990 पर 5 बिलियन का रेवेन्यू था, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा ना, फाइव यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 1991 का रेवेन्यू आपने कहा कितना है, 10 है, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर कितना है, 40, ये तो बहुत मैक्सिमाइज हो गया, पॉइंट यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, फिर कितना है, 5, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए, ये चार पॉइंट हैं जिनको अगर हम देखें तो ये स्कैटर्ड है, यानी इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह के प्लॉट को पहली बात तो ये याद रखिएगा, स्कैटर प्लॉट कहते हैं। जो लोग हमारे स्टैट्स के स्टूडेंट हैं उनको मैं ये बात मेंशन कर दूं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस का होगा। वहां हम देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट की
कितनी आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं और उसके ज़रिए हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होगा स्कैटर्ड प्लॉट का। लेकिन फंक्शंस जो लीनियर फंक्शंस होते हैं, बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि ये स्कैटर्ड प्लॉट है। अगर मैं आपके सामने एक प्लॉट बनाता, लेट सपोज इसमें एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये है, ये है, तो इसका ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं बनाऊं तो ये स्ट्रेट लीनियर पैटर्न बन रहा है, इंक्रीजिंग पैटर्न, और पॉइंट्स ऑलमोस्ट इससे बड़े नियरेस्ट है। क्या है? बहुत नियरेस्ट है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये कंप्लीटली स्कैटर्ड है। अगर इसको यूं मिलाऊं तो देखिए आपके सामने इस तरह का एक शेप आएगा। ठीक है, तो ये बताता है कि ये तो एक कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो समटाइम ऐसा होगा कि स्कैटर्ड प्लॉट होगा और स्कैटर्ड प्लॉट के ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन फिट करनी होगी, इसलिए हम उसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन का मतलब है एक ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन बनाए जिस पर पॉइंट पहले तो स्कैटर्ड थे, लेकिन हमने उन पॉइंट्स को उठा के शिफ्ट कर दिया उस स्ट्रेट लाइन पर। सो द इक्वेशन रेफर टू एज द बेस्ट फिट लाइन। ये काम हमें परफॉर्म करना होता है। इसमें आपके सामने हमने यही काम किया है कि ये इन्होंने प्लॉट किया, और स्कैटर्ड प्लॉट देखें आपके सामने मैं रखता हूँ, ये देखिए। अच्छा, इसका जो ट्रेंड जा रहा है ना, वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है, क्योंकि पॉइंट क्लोजेस्ट है एक दूसरे से, काफी क्लोजेस्ट है पॉइंट ना। तो इस तरह का ये पूरा एक स्ट्रेट पैटर्न बनेगा आपके सामने अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा। पॉइंट्स क्लोजेस्ट होंगे स्ट्रेट लाइन के। तो ये 15 सेकंड के अंदर उन्होंने टेम्परेचर को नोट किया है। ये असल में हमने तो प्लॉट किया था टाइम वर्सेस रेवेन्यू का प्लॉट। ये जो कर रहे हैं ये क्रिकेट का के लिए टेम्परेचर का टेम्परेचर वर्सेस क्रिकेट चिप्स क्या कहलाता है, ये जो भी है इन 15 सेकंड के अंदर इस ये आई थिंक इसकी मेगा करेक्शन 50 सेकंड होगा, ये 15 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट जा रहा है वो 50 के अराउंड जा रहा है कहीं। ठीक है, तो ये है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। ये क्या चीज होती है, कोई बताएगा? बल्कि मैं पूछता हूँ किसी से, आई थिंक मुझे पूछना चाहिए। अ, सारा रफीक प्रेजेंट है? एहसन कमाल? मैं रैंडमली एहसन, एहसन आप हैं जी सर। बेटा? हाउ डू यू डिफाइन द इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन वो वैल्यूज होती है जो हमारे रेंज और डोमेन में लाइक करती हैं। एक्सट्रापोलेशन सर उससे बाहर होती है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सारा आप नहीं है क्या यहाँ पर? अरीबा? अच्छा, आप यहाँ पर हैं। मैं चाह रहा हूँ एक दो बच्चे और मुझे जरा बताएं। आया, आयजा रजा, आयजा आर यू है? यस सर। इंटरपोलेशन वो होता है जिसके अंदर वैल्यू डोमेन के अंदर लाई करती है, और एक्सट्रापोलेशन होता है जिसके अंदर वैल्यू डोमेन से बाहर लाई करती है। लेकिन ये जो डेटा होता है इसको हम कहते हैं कि ये मिसिंग वैल्यूज हैं। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन दोनों चीजें आपने बिल्कुल ठीक बताई हैं, लेकिन इसमें एक चीज डोमेन के अंदर होती है, जो इंटरपोलेशन है वो भी मिसिंग होती है, नहीं होती हमारे पास, गिवन नहीं होती, हम उसको मालूम करते हैं। और एक्सट्रापोलेशन में तो डोमेन से बाहर की वैल्यूज होती हैं, गिवन भी नहीं होती, हम उनको मालूम करते हैं। तो अब आप जरा गौर से देखिए कि इसको एक एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, उस टेबल में आपके पास
x है और y है। अब वो कहता है एक सेल्समैन की जो x जो है वो प्रोडक्ट पे बेस कर रहा है, x प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, और y जो है वो सैलरी है, ठीक है, और एक है बेस सैलरी, ठीक है। ये एक तरह से y इंटरसेप्ट होगा, ठीक। और एक हाँ प्रोडक्ट, सर ये फंक्शन वाला हो गया ना। जी बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन वाला हो गया ना। हाँ ये फंक्शन तो है, लीनियर फंक्शन। मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या चीज होती है। तो वो कहते हैं कि देखो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, और एम जो है इसका बेस सैलरी है फॉर एग्जांपल 100, और एम जो स्लोप है वो है 5, लेट सपोज। यानी एक प्रोडक्ट सेल करने पर कमीशन एजेंट को 5 रुपीज मिलते हैं, लेट सपोज। तो अब आप ये कहते हैं कि अगर उसने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल किए 10, लेट सपोज, ठीक है, तो उसको एक वैल्यू मिल रही है वाई की, ठीक। वो कहता है सेल किए उसने 15, एक वैल्यू मिल रही है वाई की। 20, एक वैल्यू मिल रही है वाई की। हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, वाई की यानी डिपेंडेंट सैलरी की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। मॉडल मैंने बनाया 5x प्लस ऑफ 100, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं y इज इक्वल टू, वंस मॉडल इज एस्टेब्लिश, हो गया ना एस्टेब्लिश, हमारे पास जो पैरामीटर्स गिवन थे उनसे एस्टेब्लिश हो गया। अब उसके बाद मैं कहता हूँ 5 टाइम्स ऑफ 10 अगर मैं रखता हूँ तो प्लस ऑफ 100, आप ये कहते हैं कि सर 150 इसकी सैलरी होगी। तो यहाँ इसका मतलब है 150। ये कब आया है? जब आपके पास एक मॉडल आ गया। अब आपके पास, मुझे ये बताइए, यहाँ तक खत्म हो गया था डेटा। अब आपसे वो कहता है यार 30 पे बताओ, कुछ नहीं करना, मॉडल तो बन चुका है ना। 3 5 से 15, 150 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 250, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये बात? तो इसका मतलब है मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है, और अगर मॉडल दिया हुआ है तो हम डेटा पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं, इंटरपोलेट भी कर सकते हैं, मॉडल दिया हुआ है अगर। और कभी कभार ऐसा होगा कि आपको ना टेबल दे देंगे, ये बता देंगे कि x और y 1 पर 4, 3 पर 9, लेट सपोज 4 पर 16, लेट सपोज, इस तरह से है। तो आपने ये कहा कि यार ये तो मॉडल दिया हुआ है और डेटा पॉइंट्स गिवन है, व्हाट अबाउट द मॉडल, मॉडल कहाँ है? तो मॉडल आप फिर बना लेंगे इससे। अगर वो मेंशन करता है कि यू वुड कंस्ट्रक्ट द लीनियर मॉडल, क्या कंस्ट्रक्ट करना है तुम्हें? लीनियर मॉडल। क्योंकि ये 3 पॉइंट जरूरी नहीं है कि हमेशा लीनियर मॉडल बनाएंगे। ये 3 पॉइंट हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक मॉडल बना रहे हो सकता है क्यूबिक मॉडल बना रहे हो सकता है कोई पॉलिनोमियल मॉडल बना रहे हो। तो इस वक्त अगर मेंशन कर दें कि आपका जो रिक्वायर्ड मॉडल है वो पर्टिकुलर मॉडल क्या है, लीनियर है, तो फिर आप इन डेटा पॉइंट्स को यूज करते हुए लीनियर मॉडल बनाएंगे। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मॉडल गिवन होगा, डेटा पॉइंट इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, पॉइंट्स गिवन होंगे, मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बुक को देखते हैं। सर क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। 57 स्टूडेंट हैं। क्या हो गया, आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात? नहीं नहीं सर, ऑन कैंपस क्लास में। एक मिनट में समझा नहीं बिलाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
नहीं नहीं सर, जैसे ऑन कैंपस मतलब आप क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे? मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं ले तो रहा हूँ क्लास। अरे सर क्लास में मतलब जैसे बैठे हुए कितने बच्चे? आज कम है स्ट्रेंथ। अच्छा, अच्छा अच्छा। फिजिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो जी जी जी। आज क्लास में स्ट्रेंथ कम है। लेकिन ये एकदम से सवाल कैसा आ गया? हम लीनियर फंक्शन पढ़ रहे थे, क्या फंक्शन बना रहे हो इससे कोई? नहीं नहीं। अच्छा जनाब, चलो आ जाओ, लीनियर फंक्शंस की तरफ हम जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करा लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करके जरा एक्सरसाइज को देखते हैं। लिसन ऑल क्लास, बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। कल भी मैंने अपने स्टैट्स के स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट की थी, आज आप लोगों से भी कर रहा हूँ। कल हमारे पास डायरेक्टर अकबर जैदी साहब की ईमेल भी आई है कि आप लोग बाउंड तो नहीं है इस बात के लिए कि आप क्लासरूम में आए और फिजिकली क्लास को अटेंड करें, लेकिन ये हम इनकरेज करेंगे इस बात को कि जिन स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है क्लास में आना और क्लास अटेंड करना, तो मैं ये चाहूँगा कि आप, मैं यानी हर टीचर को ये विश होनी चाहिए कि इसके स्टूडेंट क्लास में आए और क्लास अटेंड करें फिजिकली। क्योंकि देखें, ये तो नहीं होगा कि अगर हम ये कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास में आए, तो 93 के 93 स्टूडेंट्स क्लास में आ जाएं, ये तो ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ फिर भी कम होगी। जेएस ऑडिटोरियम में कॉलेज अलजेब्रा की क्लास होती है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी, मास्क आपने लगाया होगा, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। लेकिन क्लास का एक डिकोरम होगा जो कि मेंटेन रहेगा और अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों को प्रेशराइज तो नहीं कर सकता इस बात के लिए कि यू हैव टू कम इन क्लासरूम फिजिकली, लेकिन अगर आप आएंगे तो ये आपके लिए भी मतलब एक एकेडमिक अच्छी एक्टिविटी होगी और मेरे लिए भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री होगा इस बात के लिए कि यार ठीक है, स्टूडेंट हमारे पास है। क्योंकि ऑडियंस अगर ना हो तो जाहिर है एक टीचर का इंटरेस्ट उस तरह नहीं रह पाता। जबकि मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिलीवर करूँ और इंटरेस्ट आप लोगों का भी इसमें इंटैक्ट रहे और एक क्लास अच्छी माहौल में चलती रहे। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आ सकते हैं वो काइंडली आ जाएं। जैसे आज की क्लास सुबह 8:30 बजे होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से नहीं आते यार, कौन उठ के जाए इतनी सुबह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एफर्ट करें और क्लास में फिजिकली जो लोग आ सकते हैं, पॉसिबल है जिनके लिए आना, वो काइंडली आए उसके अंदर। ठीक है। अच्छा जनाब, हम जरा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देख, चलिए यहाँ से देखते हैं। इसमें कुछ एक 11 जरा पार्ट देखिएगा, इसको आप कैसे लीनियर फंक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करेंगे। 11 पार्ट को देखिएगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जरा इसको देखिए, एज अ लीनियर फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सर क्या बताना क्या है? हाँ, बस ये बताना है कि लीनियर फंक्शन में कैसे एक्सप्रेस होगा ये। 3x + 5y² इज इक्वल टू 15 इज नॉट द लीनियर मॉडल। ये लीनियर मॉडल नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू y क्वाड्रेटिक मॉडल है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कैसे आप लीनियर मॉडल में एक्सप्रेस करेंगे।
सर y को सब्जेक्ट बना लेंगे। हाँ सर, y को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अगर सर y 3x उस तरफ चला जाएगा, -3x हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 और फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 3/5x - 3 और रूट हो जाएगा ऊपर। समझना मेरी बात, 3x प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज है? 15। 15। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज है, आपने कहा y को सब्जेक्ट बना दें, मैंने भी यही किया। तो y को सब्जेक्ट किस तरह बनाया होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 - 3। अब y स्क्वायर है, ये तो लीनियर मॉडल तो नहीं। अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ इस तरह से तो ये करना पड़ेगा, अभी भी सर 5 से डिवाइड भी करना है। हाँ सॉरी 5 से डिवाइड भी होगा। लीनियर Sir, मॉडल maybe not possible. नहीं बन रहा। यहाँ इसने स्टेटमेंट में कुछ कहा था क्या कि नहीं बनेगा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कहा है ना, डिटरमिन वेदर। समझो ना इस बात को, वो कह रहा है डिटरमिन वेदर की कंडीशन बताओ, द इक्वेशन ऑफ द कर्व कैन बी रिटन एज अ लीनियर फंक्शन, एज अ लीनियर कैसे लिख सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट तो ये होगा, थोड़ा सा माइक ऑफ यार, वो हेडफोन क्या खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही। तो पहला स्टेटमेंट तो अब ये देखो, यही जरा से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना तो हम बिल्कुल वो हो जाते हैं। एक ने जैसे किसी कुछ लोगों ने कहा कि सर ये नहीं बन सकता, जिन्होंने ये कहा नहीं बन सकता पार्शियली ये आंसर ठीक है, इसलिए कि इससे स्ट्रेट लाइन मॉडल नहीं बन रहा ना। वजह यह है कि एक तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों तरफ। और अगर मैं ये कहता हूँ कि वाई स्क्वायर रहने दें तो फिर वो क्वाड्रेटिक मॉडल है, लीनियर मॉडल नहीं। अब देखें आपको मैं इसका बड़ा ट्रिक वो बताता हूँ। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, जिन्होंने ये कहा ना कि इसका लीनियर मॉडल नहीं बन सकता तो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लीनियर मॉडल बन सकता है। इस प्रोसेस को आज आपने समझ लिया तो मैं ये कहता हूँ कि आपने फंक्शन को उसकी उसकी जो फाउंडेशन है वहां से जाके समझ लिया। गौर से देखिएगा। हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है बेटा, आप लोग काइंडली जरा गौर से देखिएगा। देखिए जी सर, हम लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थ्री क्या था सर 3x + 15 = y स्क्वायर। 3x + 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखो तुम पता है क्या करो, तुम सपोज करो x इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, और अब इस इक्वेशन में रखोगे तो ये बन जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, उसके बाद तुम ये कहोगे कि y इज इक्वल टू -3x/5 + 3। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब ये जो मॉडल नजर आ रहा है ये मॉडल लीनियर मॉडल है, लेकिन एक्चुअली ये लीनियर मॉडल नहीं है, इसलिए कि यहाँ हमने रिप्लेस किया है वेरिएबल को x के साथ x स्क्वायर जो था और y के साथ सॉरी x के साथ x ही को रखा है और y के साथ y स्क्वायर को y से रिप्लेस कर दिया। ये मॉडल लीनियर मॉडल बन गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखो और से देखो तो तुम्हारे पास जो क्वाड्रेटिक कर्व, ये जो कर्व था
इस कर्व की इक्वेशन ये थी बेसिकली -5y² + 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, +5। बेसिकली तो ये इक्वेशन थी, यानी इसका प्लॉट इस तरह का कुछ आता है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम प्लॉट करते। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये तो कर्व है, पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा फिनोमिना, पूरा का पूरा जो ये कर्व है, ये अगर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रेट लाइन मॉडल बनाना हो, तो फिर उस सूरत में मैं ये टेक्निक यूज करूंगा और इसको हम कहते हैं दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या चीज है ये? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अब मैं अगर कुछ पॉइंट्स लूं, लेट सपोज, तो मैं कहता हूं एक्स में एक्स और वाई, तो एक्स में मैं कहता हूं 1 है, तो वाई मालूम है 1 का स्क्वायर 1 होगा। एक्स में कहता हूं 2 है, तो वाई मालूम है 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। और फिर इन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो मॉडल बनेगा वो लीनियर मॉडल होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये चीज है इससे। आइए सर जी बेटा। तो ऐसे हम पॉइंट्स रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने लीनियर मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, तो उसके बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो सर ये जो सर है जो पॉइंट्स जो आपने वाई स्क्वायर की जगह वाई क्या है, हाँ, वाई मैं उसका पूछ। वाई आ जाएगा, लेकिन हम स्क्वायरिंग कैलकुलेट करेंगे और एक्स की वैल्यू वही रखेंगे, क्योंकि एक्स को तो हमने किसी वेरिएबल से रिप्लेस नहीं किया ना, एक्स को हमने किसी वेरिएबल से रिप्लेस नहीं किया। तो ये चीज फिर में फिर स्क्वायर क्यों लिया y का, जब बाद हमने y स्क्वायर को y लिया तो? भाई, तुम्हारे पास जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी उसमें y जो सपोज किया था वो y स्क्वायर के बराबर था ना। मॉडल के अंदर जो गिवन मॉडल था वो तो क्वाड्रेटिक मॉडल था, तो तुम y को तो y स्क्वायर ही से कैलकुलेट करोगे और x को वही रखोगे जो x है। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो फर्ज करो वो कहते हैं कि आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, इसको x ले लो, इसको y ले लो, ठीक है। वो कहता है आपके पास एक मॉडल दिया है 1 पर 3, 2 पर 5, 4 पर 11, लेट सपोज रैंडम डेटा ले लिया, ठीक है। और इसका एक मॉडल दिया हुआ है 5 पर समथिंग 17, लेट सपोज, और इसका एक मॉडल दिया हुआ है लेट सपोज x² + y² = 36, लेट सपोज, ठीक है। 5 इस तरह ले लो, ठीक है। अब गौर से देखो, ये लीनियर मॉडल है क्या? इज इट लीनियर मॉडल? नो सर। नो नहीं, नहीं है। वो कहता है कि तुम लीनियर मॉडल बनाओ इसका। पहले तो वो सवाल पूछेगा, डिटरमिन वेदर द गिवन मॉडल इज लीनियर और नॉट। तो पहले तो तुम ये कहोगे दिस इज नॉट अ लीनियर मॉडल। क्या ये बन सकता है? नहीं, बन भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर लीनियर मॉडल बनाना है तो इसके लिए हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। लीनियर, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये उस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। वहां तो यू जस्ट गिव योर आंसर इन यस और नो। यस में है तो लीनियर मॉडल बना दो, नहीं है तो सिंपल ये बता दो कि लीनियर मॉडल इज नॉट पॉसिबल। सही है, लीनियर मॉडलिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस फंक्शन। लेकिन अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बात बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये कहेंगे एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स स्क्वायर्ड से। किससे रिप्लेस कर देता हूँ? एक्स स्क्वायर्ड से। वाई को रिप्लेस कर देता हूँ किससे? वाई स्क्वायर्ड से। मॉडल देखो क्या बन जाएगा, 5x + y = 36। आ गई बात समझ में? अब तुम टेबल को भी रिकैलकुलेट करोगे। टेबल को क्या करोगे?
रिकैलकुलेट करोगे, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, ऐसा ही है ना। तो x1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उस 1 पर मॉडल में वैल्यू रखोगे तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। 9। आ रही है बात समझ में? अच्छा, फिर 2 का सर बट ये मॉडल में डाल के ट्राई नहीं करेंगे नहीं y की वैल्यू करना? बता रहा हूँ ना, रुको। तो y का स्क्वायर क्या बन रहा है हमारे पास, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना बन रहा है हमारे पास, 25, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, लेट सपोज ये ले लिया तुमने। अब तुम इस डेटा को इस मॉडल में डालोगे, x की वैल्यू उठाओगे और कहाँ रखोगे, इस जगह, y इज इक्वल टू -5x प्लस 36, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यूज उठाओ, ये वैल्यूज, और उनको यहाँ प्लग करना शुरू करो, तो y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। उनको जब प्लॉट करोगे तो उसके नतीजे में तुम्हारे पास एक लीनियर मॉडल आता है, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको प्रैक्टिस नहीं करनी, इसकी मतलब हमारा ये नीड नहीं है कि इस वक्त हम इसको प्रैक्टिस करें या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने लग जाए। हम सिर्फ ये बता रहे हैं खाली कि एक प्रोसेस होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो तुम इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। सर बेटा जो हमारा पहले टेबल बना हुआ था उसी की बस वैल्यूज को हम स्क्वायर कर देंगे ना, स्क्वायरिंग कर देंगे सिंपली। जी। ओके क्लास, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं है, शेयर है यार। कौन सा क्वेश्चन बता रहे? अच्छा अब देखो, अब हो गई होगी शेयर, आ गई जी सर, अब हो गई। हाँ अब हो गई। For the following exercises determine whether each function is increasing or decreasing। एक तरीका तो यह है कि आप इसको प्लॉट करके देखें, ठीक है, और प्लॉट करेंगे और प्लॉट करके मालूम करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर प्लॉट नहीं करना तो सिर्फ स्लोप, सर ग्रेडियंट से पता चल सकता है सर। मैं भी वही अगला जुमला यही कहने वाला था कि मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट यही होता कि आप ग्रेडियंट के साइन से मालूम कर लें। ग्रेडियंट का साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, ग्रेडियंट का साइन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 35 अटेम्प्ट करें आप लोग, काइंडली अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 35। हमारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट बैठे हैं कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं ना बेटा, तो आप लोग अटेम्प्ट करें जरा क्वेश्चन नंबर। सर ये बताना क्या है इसमें? पढ़ो ना स्टेटमेंट। हो गया होगा मेरे ख्याल में, ये सारे बच्चों ने कर लिया होगा टाइम। यस सर। हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिटरमिन फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस डिटरमिन whether the lines given by the equations below are parallel, perpendicular or neither। स्लोप बराबर है तो पैरेलल, स्लोप
का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, परपेंडिकुलर। स्लोप ना प्रोडक्ट -1 के बराबर है, ना स्लोप खुद बराबर है, कोई भी नहीं है, नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। सर परपेंडिकुलर के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या आप वो दोबारा बता सकते हैं? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा। ये एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ और अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। 51 अटेम्प्ट करने हैं, उसका स्टेटमेंट पढ़े और 51 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी कंडीशन ही बतानी है, नहीं कंडीशन नहीं बतानी, हाँ पर कंडीशन ही बतानी है। सर पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस हैं बिकॉज़ द स्लोप इज इक्वल। स्लोप -2 है। स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर -2। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करें जरा, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें। नजर आ रहा है ना स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। Find the area of a triangle bounded by the x-axis, the line and the line perpendicular to f of x. f of x का मतलब y that passes through the origin. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, लाइन की इक्वेशन भी बनेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट होगा। अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका जवाब देने की। चलो
एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर प्लीज आप एक दफा सॉल्व करवा देंगे ये वाले क्वेश्चन 6? अच्छा, भाई आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की? यस सर। अच्छा सर 1 सेकंड हम लोग कर रहे हैं। सर सिर्फ 1 मिनट। हाँ, एक दफा देख लेते हैं अटेम्प्ट करते हुए। बहुत सिंपल है। देखिए आप ना एक काम करें, ये किसने पूछा था सवाल, जिन्होंने कहा था ना कि ये सॉल्व करा दे? सर मैंने पूछा था। हाँ सायरा, मैं ये कह रहा था कि आप एक काम करें, आप ना इस इक्वेशन को प्लॉट कर दें। इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करेंगे, कर दिया है सर प्लॉट। अच्छा आपने जब प्लॉट किया होगा तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही होगी। देखिए इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी ना, ठीक है? यस सर, यस सर। फिर वो कहेगा कि एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो आपने कहा कि ये ऐसे मिसाल के तौर पर लेट सपोज ये इक्वेशन आ रही थी, ठीक है? तो एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है वो ये हो गई, ठीक है? अब ये लाइन एक्स एक्सिस और ये, और वहां वो क्या कह रहा है कि किसकी रिस्पेक्ट से बाउंड हो रहा हो? एक्स एक्सिस से। तो ये ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है ये वाला? ओहो, बन रहा है सर। बन रहा है ना इस ट्राइंगल। तो अब इस ट्राइंगल को बनने का मतलब ये हुआ कि आप ये मिलाया हुआ है आपने, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है m1 कहते हैं इसको, ठीक है? इसकी इक्वेशन आपको मालूम है m2 है, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पर, ठीक है? तो यहाँ से आप हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से आप बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस और हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। ये ओरिजिन है तो 0 पॉइंट होगा, ऐसा ही है ना? यहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के ऊपर, ये पॉइंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ x, 0 इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे आप, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे, then you can calculate the area of triangle. ठीक है जरा? थैंक यू सो मच। सारा आप समझ में आ गया आपके? यस अभी आ गया मुझसे। एक्चुअली ना ये पॉइंट्स नहीं लगाए जा रहे थे एक्स और वाई के। सर बेटा सर हम लोग को बेस निकालने के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा ना, मतलब दोनों पॉइंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। डिस्टेंस पॉइंट्स आ जाएंगे ना तो सर फिर हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो वो बेस और हाइट का डिस्टेंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करो। इनिशियल पॉपुलेशन टाउन की 75,000 है
और फिर ग्रो कर रही है कांस्टेंट रेट 2500 पर ईयर से फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक, अगले 5 साल तक। मॉडल बनाए और प्रिडिक्ट करें वैल्यू क्या बन रही है, मॉडल क्या बन रहा है। पहली बात तो आई थिंक मॉडल तो बहुत सिंपल है, 75,000 प्लस ऑफ 2500 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है सर 87,500। इसके बाद फिर आपने 5 इयर्स का कैलकुलेट किया तो अच्छा 14 में क्या कह रहा है, फाइंड अ रीजनेबल डोमेन एंड रेंज फॉर द फंक्शन पी। रीजनेबल से क्या मुराद है सर? रीजनेबल का तो नहीं पता, बाकी डोमेन एक्स की वैल्यू, रेंज वाई की वैल्यू। हाँ तो सही है ना, वो तो ठीक है, लेकिन रीजनेबल का मतलब मुझे भी नहीं पता, गौर करो क्या होगा। सर 3 से 4 पॉइंट्स निकालने। नहीं सर, एक ऐसी वैल्यू निकालनी होगी जिसपे इक्वेशन जो है ना वो हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल नहीं हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट से मुराद देखो वो कह रहा है कि बस 2500 हर साल बढ़ती रहेगी, कांस्टेंट रेट है। तो अगर मैं कहूँ 5000 साल बाद कितनी होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 250,000 या 5000 ईयर्स रखोगे तुम तो भी पॉपुलेशन कुछ ना कुछ तो आएगी ना। तो वो कहता है कि फाइंड अ रीजनेबल डोमेन, यानी किसी भी सर्टेन जगह की, समझना मेरी बात को, कि अगर हम एक टेबल बनाए, लेट सपोज, सिनेरियो को अंडरस्टैंड करो ना, इसमें नई नई चीजें हमारे सामने आएंगी। अब वो पुराने तरीके से क्या सिर्फ हम इक्वेशंस ही निकालते रहे? देखो वो कहता है कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2500 टाइम प्लस ऑफ कितना था, 25,000। सर स्क्रीन नहीं आ, एक मिनट, मॉडल तो ये बन गया 5 इयर्स के अंदर। कहता है 5 इयर्स के अंदर तो t इज इक्वल टू 5 रखोगे तो 2500 बाय 5 इज इक्वल प्लस ऑफ 75,000, और ये पॉपुलेशन आ गई जो भी तुम्हारी बन रही है मेरे ख्याल में, तो 25 5 = 125, 87,500। 87,500। यस। अच्छा ये तो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ डोमेन क्या होती है, x, रेंज क्या होती है y। यहाँ डोमेन क्या है, टाइम, और रेंज क्या है, p हाँ डोमेन p है पॉपुलेशन। और रेंज p है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं t में कहता हूँ कि आफ्टर 1000 ईयर क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? 25 डोमेन चेंज हो जाएगी। 2500 बाय 1000 ऐसा ही है ना, प्लस ऑफ 75,000, तो कोई आंसर आ जाएगा ना पॉपुलेशन का, भले वो बहुत बड़ा आएगा, वो आएगा 25 of 0,0,0,0,0 प्लस 75,000, जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तो कभी ये खत्म ही नहीं होगा। तो रीजनेबल डोमेन क्या होगी? वर्ड रीजनेबल पे मसला है मुझे। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो तुम बोलोगे व्हेन टाइम अप्रोच टू इंफिनिटी। व्हेन टाइम when time approach to infinity, तो पॉपुलेशन किस तरफ अप्रोच करेगी? इंक्रीजिंग सर। पॉपुलेशन भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रीजनेबल डोमेन तो फिर भी ये नहीं हुई, क्योंकि इन्फिनिटी तो रीजनेबल डोमेन नहीं है भाई, इन्फिनिटी रीजनेबल डोमेन नहीं है। और करो इस पर और इसको बना के लेकर आओ नेक्स्ट क्लास में। ये सर इसका मतलब क्या होता है? सर क्यों नहीं हो सकती रीजनेबल डोमेन इन्फिनिटी? इन्फिनिटी रीजनेबल का मतलब ये है ना कि आप आंसर को किसी मीनिंग्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन्फिनिटी तो कोई मीनिंगलेस है ना, मीनिंगलेस है। इस आंसर पे गौर करना, इस क्वेश्चन पे गौर करना, और नेक्स्ट टाइम आओ तो क्लास में मैं पूछूंगा कि यार रीजनेबल से क्या मुराद है, डोमेन क्या होनी चाहिए इसकी, रीजनेबल डोमेन क्या होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा जनाब 3-4 मिनट रह गए, अगर आप लोग बता दें तो फिर हम कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। वीकेंड पे इंशाल्लाह कल मोस्ट प्रोबेबली आपके पास असाइनमेंट और क्विज दोनों आ जाएंगे। तो सर क्विज का कितना टाइम होगा हमारे पास? आप बताइए आपकी क्या विश है? एक दिन सर, एक दिन। सर 3 क्लासेस हैं, 3। 1 घंटा 1 घंटा एक दिन चाहिए। सर 1 घंटा कम हो जाएगा। आधा घंटा कर दें? सर कल 3 काम क्लास है हो गया। सैटरडे को। सर क्या हो गया सर? सर क्लासेस भी हैं। अरीबा नाम है। देखिए हमारी एक स्टूडेंट यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है, ये जितना टाइम कहेंगे उतना टाइम दे देंगे। कितना टाइम दें बेटा? 1 दिन? हाँ सर, सर अरीबा को बोले 1 दिन बोले। 1 दिन का टाइम, चले ठीक है 1 दिन का टाइम, ठीक है। Thank you, sir. क्विज के लिए थैंक यू। क्विज के लिए क्विज के लिए 1 दिन का टाइम रखेंगे और असाइनमेंट के लिए 1 वीक का टाइम रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। फिर गुड हो गया सर, गुड हो गया। सर बेटा बोले। सर क्विज कल होगा या परसों? क्विज कल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, ताकि आपके पास एक दिन का टाइम होगा तो परसों आप जमा करा दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।